हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं इस समय परीक्षा समय में अपनी परीक्षाओं की तैयारी में निरंतर रूप से अध्ययन करने में व्यस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इससे पिछली वीडियो में कक्षा 12वीं बच्चों को विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी 7 से चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकों के प्रश्न पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान बायोलॉजी के। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो सेब है, सेब एक फल है, फ्रूट्स है। इसको आभासी फल क्यों कहा जाता है और इसमें पुष्प का कौन सा भाग होता है जो इसकी रचना करता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से, जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किससे होता है? फल का निर्माण। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। जैसे ही मान के चलें कि फर्टिलाइजेशन के समय अंडाशय से फल का निर्माण होता है और पुष्प के जो शेष भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर, लेकिन ठीक इसके विपरीत चले कि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। तब इस स्थिति में ऐसे फल को क्या कहते हैं बच्चों? आभासी फल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। और इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है कि इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग होता है। कौन सा भाग होता है बच्चों? पुष्पासन भाग होता है जो फल की रचना करता है। तो ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और बिल्कुल सरल प्रश्न है, क्योंकि अब अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तब उस समय पुष्प के जो शेष भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। तब ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। और यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। और पुष्प का प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। इस फल की रचना कौन सा भाग करता है? पुष्पासन भाग है जो फल की रचना करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से सतत बनाए रख सकते हैं। अगला प्रश्न आएगा इसके बाद, भ्रूण, एम्ब्रियो। इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं बच्चों। भ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। तो भ्रूणता क्या है? भ्रूणता पर टिप्पणी, एम्ब्रियो। जब किसी एक बीज में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। जब एक बीज है, जैसे मान के चलें कोई एक बीज है, तो एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? एक से अधिक एम्ब्रियो बन रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? से बहुभ्रूणता कहते हैं। जब किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे पाइनस, संतरा आदि
सर्वप्रथम एंटनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो क्या होता है बच्चों कि जब किसी एक बीज में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते तब इसे बहुभ्रूणता कहते हैं, और यह बीजांड के किसी एक भ्रूण को उसकी उपस्थिति के कारण होता है। जैसे पाइनस है, संतरा है, इनमें एंटनी वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो प्रश्न यहाँ से भी मिल सकता है कि बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता उसकी खोज एक वैज्ञानिक थे एंटनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज की, और इन्होंने पाइनस और संतरे में इसकी खोज की थी, पाइनस, संतरा आदि में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन को इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोहरा निषेचन। तो देखते हैं दोहरा निषेचन क्या होता है कि पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, जैसे ही नर युग्मक होते हैं भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन होता है। क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में कितनी बार निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है बच्चों? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तब इस क्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक अंडकोश का, जैसे इसमें एक बार अंडकोश का द्वितीय केंद्रक होता है, तो इसमें एक बार में 2 बार एक, तो इसमें यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है। भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, तब इस प्रकार का जो निषेचन होता है इसे अपन द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखते हैं आवर्त चक्र। आवर्त चक्र क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो इसको देखते हैं और इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो यह प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र कौन कौन से हार्मोन नियमन करता है? आवर्त चक्र में जो कौन कौन से हार्मोन होता है जो इसका नियमन करता है? तो देखते हैं मादाओं कहते हैं फीमेल। फीमेल में अंडाणु निर्माण, फीमेल होता है, मादाएं होती हैं, उनमें अंडाणु निर्माण होता है, वो 28 दिन के चक्र में होता है। कितने दिन के चक्र में होता है बच्चों? फीमेल में ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन है, अंडाणु निर्माण है, वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो यह प्रश्न 3 तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं, मासिक चक्र किसे कहते हैं, या ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो जो ऋतुस्राव चक्र है, जो प्रत्येक फीमेल में 12 से 12 से 13 एज से प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 एज की उम्र में ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भाशय में सक्षम हो जाती है। मादा गर्भाशय में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH हार्मोन है और FSH हार्मोन है। जब इसमें आपको एक बार और बता दूं कि जब फीमेल की 12 से 13 की एज होती है, तब वो
मासिक चक्र प्रारंभ होता है तब इसे पहली बार जब स्टार्ट होता है तो इसे रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रजो दर्शन कहते हैं। जब 45 से 55 की उम्र में आयु होती है तब जो मासिक चक्र का जो समापन होता है, मासिक चक्र खत्म होता है तो इसे अंतिम अंतिम होता है तो इसे रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कह सकते हैं अपन कि जैसे ही पहली बार जब ये स्टार्ट होता है तो इसे रजो दर्शन कहते हैं और अंतिम में होता है अंतिम तो इसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो ये मासिक चक्र था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और समझ लीजिए भी। यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है 2024 पेपर की दृष्टि से। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, अपरा क्या है, इसके प्रमुख कार्य। अपरा को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो देखते हैं, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित, गर्भाशय होता है वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में, किसके? एम्ब्रियो के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता रहता है। जैसे ही जब माता के शरीर में, गर्भाशय में जो भ्रूण बनता है तो भ्रूण को भोजन माता के शरीर के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है। जैसे ही वो रक्त से उसे पोषण मिलता है तो भ्रूण में वृद्धि होती रहती है और वृद्धि करता है और उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अपरा या प्लेसेंटा। तो प्रश्न लिखा हुआ है, अपरा क्या है? वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है तो उसे भ्रूण वृद्धि करता है और इस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इससे होने वाले कार्य निम्नलिखित है। प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा से होने वाले कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से भ्रूण को, एम्ब्रियो को पोषण और ऑक्सीजन गैस मिलती है। नंबर 2, प्लेसेंटा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। प्लेसेंटा है, इससे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो भ्रूण से कहां पे जाते हैं बच्चों? रुधिर में जाते हैं। नंबर 3, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा जो स्रावित, प्लेसेंटा द्वारा जो जिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायता प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अच्छे तरीके से फिर लीजिए, याद कर लीजिए पेपर की तैयारी के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, चिकित्सकीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, चिकित्सकीय सगर्भता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही, गर्भ की जो अवधि होती है वो पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले, गर्भ की जो अवधि होती है उसको पूर्ण होने से पहले गर्भपात करा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका गर्भपात करा देते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड मतलब उसको देखकर गर्भपात करा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया है प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित रहती है। प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराना होता है। तो एक प्रक्रिया कब होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई फीमेल है, स्त्री है, तो स्त्री मतलब जैसे बलात्कार है, असुरक्षित, जब उससे असुरक्षित यौन संबंध बना लिए जाते हैं तो वो महिला है जो
गर्भ से हो जाती है तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसका गर्भपात कराया जाता है। तो इस शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है। लेकिन आज के समय में इसका जो दुरुपयोग है वो किसमें किया जाता है? कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बनाते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। यदि अब क्या है कि जैसे ही गर्भाशय में माता के पेट के अंदर बच्चा है, तो लोग बाग क्या करते हैं कि उसकी जांच की जाती है, मतलब होने वाली संतान स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। तो जैसे ही फीमेल होती है तो लोग बाग उसका भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो इसका अर्थात उसका गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन ऐसा कराना सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून भी बना दिया है। अब अपन ऐसा नहीं करा सकते। और भी आपने देखा होगा कि जितनी अब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है भ्रूण हत्या कराना पाप है। यदि इसे कोई कराता है तो उसे सरकार के गैर सरकार कानूनी बनाते हुए उस पर मतलब कानून का कार्रवाई की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 से 1 और इससे आगे भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए और महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताए।